सो सिमिलरली जब हम फ्रेम्स के एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो अब अगर हम इक्वल एलोकेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास में फ्रेम्स हैं और जितने प्रोसेस हैं उनके रेशियो पर डिवाइड कर देते हैं। फ्रेम एलोकेशन या ये इक्वल एलोकेशन से प्रॉब्लम क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर एक प्रोसेस को उतने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स रिक्वायर्ड हो। तो हम यूज़ करते हैं अपनी दूसरे मैकेनिज़्म यानी कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन का, जो कि क्या करता है, प्रोसेस को जितना फ्रेम चाहिए उसी के बेसिस पर उसको एलोकेट करेगा। मतलब एक प्रोसेस का जितना साइज़ है और उसको जितना रिक्वायरमेंट है मेमोरी का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को पेजेस अलॉट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोसेस पी आई है और वो उसकी वर्चुअल स्पेस टोटल ऐसा ही है, तो उसकी जो टोटल नीड है कि उसे कितनी मेमोरी में नीड होगी, दैट इज़ डिनोटेड बाय समेशन ऑफ एस आई। अब अगर हमारे पास में टोटल m फ्रेम्स अवेलेबल हैं और हमें किसी भी एक प्रोसेस को कुछ डिवीजन में एलोकेट करने हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं कि हम उस प्रोसेस को कितना एलोकेट करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय AI इज इक्वल्स टू SI डिवाइडेड बाय S इंटू M। यानी कि अगर हमारे सिस्टम में मान लीजिए 2 प्रोसेस हैं या 3 प्रोसेस हैं या 4 प्रोसेस हैं और कुछ फ्रेम्स डिसाइडेड हैं, तो अब अगर हमें ये देखना है कि उस प्रोसेस को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें फ्रेम एलोकेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल में 62 फ्रेम्स अवेलेबल थे। 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस A एंड B। A में 10 पेजेस हैं और B में 127 पेजेस है। यानी कि अगर मैं टोटल बात करूँ, टोटल पेजेस कितने हुए, यानी कि समेशन S की बात करूँ, तो दैट इज़ इक्वल टू 137। तो अब अगर मुझे A को एलोकेट करना है तो A की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 पेजेस की। यानी कि 10 पेजेस का मतलब उसे मिनिमम कुछ फ्रेम्स चाहिए जिसका यूज़ वो कर सकता है अपने पेजेस को रिप्लेस करने के लिए। सो 10 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 62, क्योंकि 62 मेरे पास टोटल फ्रेम्स जो थे वो अवेलेबल थे। यानी कि प्रोसेस A को एग्जीक्यूशन के लिए कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे, टोटल 4, जिसमें वो अपना एलोकेशन मैनेज कर पाएगा बाय द हेल्प ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सिमिलरली प्रोसेस B के क्योंकि 127 पेजेस थे, तो वी विल अलॉट द प्रोसेस B एज 57 फ्रेम्स। उसको हम 57 फ्रेम्स देंगे सो दैट उन दोनों का इवन एलोकेशन हो जाए। तो ये तो हमारे पास में फ्रेम्स को एलोकेट करने का एक तरीका था, दैट वाज बेस्ड ऑन कि हमारा साइज़ क्या है, हमने इक्वल एलोकेशन दिया है या प्रोपोर्शनल एलोकेशन दिया है। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है हमारा बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि जब हमने एक प्रोसेस को फ्रेम एलोकेट करा तो वॉज इट अ ग्लोबल एलोकेशन और अ लोकल एलोकेशन। मतलब हम अपना शेयरिंग, जो पेजेस की शेयरिंग है या प्रोसेस आपस में शेयर्ड है या नहीं, यहाँ से इसका भी पता लगता है। क्योंकि हमें ये पता है कि OS कभी भी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की स्पेस में एंटर होने नहीं देगा। तो ग्लोबल एलोकेशन में क्या होता है कि हम किसी भी फ्रेम का एलोकेशन चूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, कोई भी एक पेज था, पेज 9 और पेज 2। पेज 9 को फ्रेम्स एलोकेटेड थे 0 से 5 तक और पेज 2 को एलोकेटेड थे 6 से 11 तक। इफ़ इन केस फ्यूचर में पेज 9 को नीड थी फ्रेम्स की और उसको पेज रिप्लेसमेंट करना था, तो ज़रूरी नहीं है वो फ्रेम 0 से 5 के ही बीच में चूज़ करेगा, वो 6 से 11 के बीच में भी चूज़ कर सकता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा कंसेप्ट है लोकल एलोकेशन का, वहाँ पर हमने क्या करा, सिर्फ हमने अलाउ करा कि हम उसके लोकल सेट में से ही चूज़ करने दें। मतलब अगर एक प्रोसेस को ये 4 फ्रेम्स अलॉटेड थे तो वो उन्हीं 4 को रेफ़र कर सकता है। तो अब होता क्या है, जो ग्लोबल एलोकेशन में है कि अगर हमारे पास में फ्रेम्स पहले से अवेलेबल नहीं है तो कोई भी प्रोसेस जैसे कोई भी फ्रेम अवेलेबल होगा वो उसको यूज़ करेगा, तो वहाँ पर हमारे चांसेस थ्रेशिंग के बढ़ जाएंगे। थ्रेशिंग क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन ना परफॉर्म करके मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा है, मैक्सिमम टाइम्स पेजिंग में ही लगा हुआ है। मतलब बार बार उसको पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। और लोकल एलोकेशन क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है कि एक फ्रेम जो अलॉटेड है किसी एक प्रोसेस को, दूसरा प्रोसेस उस फ्रेम को यूज़ ना करे। तो वहाँ पर हमारा जो चांसेस है पेजिंग का, वो चीज़ हमारी रिड्यूस हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट की थ्रेशिंग है क्या। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें, थ्रेशिंग क्या है, एक तरीके का हाई पेज फॉल्ट रेट है। मतलब जब हमारे सिस्टम में मैक्सिमम पेज फॉल्ट आता है और हमें बार बार अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ रहा है, पेज को अवेलेबल कराना पड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज थ्रेशिंग। होता क्या है कि जब हमारा सिस्टम अंडर यूटिलाइज्ड होता है तो हम क्या करते हैं, हम मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा देते हैं, लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम इंक्रीज़ करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं, हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
अब जब हमारे पास में एक बार में फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक ही प्रोग्राम लोड था हमारी मेमोरी में, लेकिन अब अगर उसी पॉइंट पे हमारे पास में 4 से 5 प्रोग्राम्स लोड हो जाएं और हमारे पास में फ्रेम्स अवेलेबल ना हों, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, बार बार उन पेजेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम बार बार रिप्लेस करेंगे तो हमारे सिस्टम में बार बार पेज फॉल्ट आता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे सिस्टम में डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की वजह से, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने की वजह से जो हमने CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाया था, वो थ्रेशिंग की वजह से CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फ्रेम्स अवेलेबल नहीं होंगे, CPU प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, उसे बार बार वेट करना पड़ेगा पेज के अवेलेबल होने के लिए। तो ये जो हमारा कंसेप्ट होता है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्रेशिंग की, कि जो हाई पेज फॉल्ट रेट है, दैट इज़ इफ़ द नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस फॉल्स बिलो द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड। मतलब अगर एक प्रोसेस को 5 फ्रेम्स चाहिए थी अपनी प्रोसेसिंग के लिए और हम उसे सिर्फ 2 ही फ्रेम दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड 4 फ्रेम्स की है और हम सिर्फ 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये वो ऐसा सिनेरियो जहाँ पर हमारा प्रोसेस बार बार पेजिंग को ही फॉलो कर रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेजिंग है, दैट इज़ अ प्रोसेस is a threshing if it is spending more time in paging than executing, then this is known as the threshing। अब हमें ये पता है कि जो कंसेप्ट अभी हम बता रहे थे कि क्यों हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाया ताकि हमारा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाए। अब अगर थ्रेशिंग आती है, थ्रेशिंग का रीज़न क्या है कि हमने क्या करा, पेजेस को स्वैप करने के लिए अलाउ करा। हमारे पास में बार बार पेजिंग हो रही थी, हम स्वैपिंग कर रहे थे, कंटेंट को दोबारा से मॉडिफाई कर रहे थे, फिर पेज को स्वैप करके उसको चेंज कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो यूटिलाइजेशन था वो ड्रॉप हुआ। अब अगर हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है कि हमारे सिस्टम में पेज फॉल्ट अगर ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमारे सिस्टम में हमने देखा कि वो थ्रेशिंग की पीक वैल्यू को रीच कर जाता है, देन वी डू इज़ वी डिक्रीज़ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग कम कर देंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा डिक्रीज़ था, वो हमारा कम हो जाएगा। उसी का सल्यूशन क्या होता है हमारे पास में, वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल बेसिकली क्या बताता है कि हम ये देखते हैं हमारे पास में कितने प्रोसेस को कितनी फ्रेम्स की नीड थी और कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं, क्या हम वो ग्रांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ वो डिटरमाइन करता है बाय द हेल्प ऑफ लोकेलिटी मॉडल, जिसे हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि एक पेज को, एक फ्रेम को, एक प्रोसेस को हमने कितने पेज अलॉट करें। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो एक पेज को हमने फ्रेम्स दिए हैं, ये हमारी एक लोकेलिटी हो गई, एंड दिस इज़ अनदर लोकेलिटी। तो कोई भी प्रोसेस जब अपना सिस्टम को रन करता है तो ये देखता है कि वो एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक प्रोग्राम बना हुआ था, उसके पास 4 फ्रेम्स थे। अब अगर कोई फंक्शन कॉल करेगा तो वो जो फंक्शन कॉल होगा वो अपने लिए एक नया स्पेस जनरेट करेगा। सो दैट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर। तो वर्किंग सेट मॉडल क्या बताता है, वो एक पैरामीटर डेल्टा लेता है जिसके थ्रू वो ये बताता है कि कितने एक्टिव पेजेस हैं जो अभी हमारे पास, हम जिनका यूज़ कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका क्या रेफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास में 10 रेफरेंसेस के लिए हमें बताना है, तो अगर ये स्ट्रिंग है हमारे पास में, तो हमारे पास में जो एक्टिव पेजेस हैं दैट आर 1, 2, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो इंस्टेंस है हमारे पास में, क्योंकि 7 मल्टीपल टाइम्स यूज़ हुआ तो इतनी बार वो मेमोरी में लोकेबल होगा, यानी कि मिनिमम फ्रेम्स जितने हमें चाहिए इन इस 10 स्ट्रिंग्स के लिए दैट आर 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें मिनिमम 5 स्ट्रिंग चाहिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें इस स्ट्रिंग के लिए, तो हमें मिनिमम कितने फ्रेम्स चाहिए, 2 फ्रेम्स चाहिए। तो ये जो हमारा वर्किंग सेट मॉडल होता है बेस्ड ऑन लोकेलिटी, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के लिए किसी भी रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हमें मिनिमम कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे। तो ये जो नीड होती है किसी भी प्रोसेस की, ये उसको डिटरमाइन करता है, जिसके बेसिस पर ये बताता है कि अगर किसी भी प्रोसेस की डिमांड हमारे पास में जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम में थ्रेशिंग होगी, बट अगर वही डिमांड कम है तो हमारे सिस्टम में थ्रेशिंग अगर नहीं होगी। यानी कि हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे पास में जो पेज फॉल्ट रेट है और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो कैसे रिलेटेड है, कि अगर हमने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बढ़ा दिए तो हमारा पेज फॉल्ट का रेट कम हो जाएगा, बट अगर हमारा जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो कम है तो हमारा पेज फॉल्ट रेट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि हम
कर्नल को मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बडी सिस्टम, नेक्स्ट बिट सिस्टम और स्लैब